हाँ जी बच्चों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबका बहुत 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 दिल से स्वागत है जी चेतन मलिक क्लासेस में। और आज पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत टाइम से या बहुत टाइम से मैंने ये गाना सुना हुआ है और मेरे मुंह पे आ रहा है बार बार। और ये आपको भी गाना चाहिए, अच्छा गाना है। ये गाना सबने सुना हुआ होगा। सर कौन से सॉन्ग की आप बात कर रहे हो, जरा फटाफट से बताओ। आ जाओ जी, पहले फटाफट से ऑनलाइन आओ, फिर मैं आपको एक बढ़िया सा एक कहानी सुनाता हूँ जी, एक बढ़िया सी मजेदार। गुड मॉर्निंग बेटा कुलदीप, डिम्पल, निखिल, लक्ष्य, सबको बहुत बहुत दिल से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। खैर मजा आ जाता है जैसे ही मैं तुम्हारे को देखता हूँ, तुम सबसे मिलता हूँ, तुम सबसे बात करता हूँ, मेरा तो दिल बहुत खुश हो जाता है जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक 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 गाना मैंने सुना आजकल, गाना नहीं बोलूंगा, जिसे आप मतलब क्या बोल सकते हैं, मेरे को एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। आप सबने ये सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने या आप सबने सुना होगा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आजकल ये सुन रहा हूं। और आजकल मैं ये सुन रहा हूं और मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल पीस माइंड, एकदम शांत, काम डाउन हो जाता है। और जो भी समस्याएं हैं जीवन में खत्म हो जाती हैं। इसको शायद शायद इसको वो कहते हैं भगवान के गाने। नहीं, भगवान के गाने तो नहीं। इसको शायद क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में पता नहीं, समझ नहीं आता क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं। अबे प्रोटीन बॉक्स नहीं है नालायक, ये विजुलाइजर है। कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको भक्ति पता नहीं क्या बोलते हैं, नहीं संगीत पता नहीं, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। हाँ भजन, भजन। हाँ पुष्कर ने बताया, हाँ ये भजन बोलते हैं इनको। तो ये जो भजन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी सुना करो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और मेरा नाम हो रहा है। बड़ा दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। और खैर मजा आता है मुझे तो ये बातें करके। तो ये किया करो, मतलब ना कभी अच्छे गाने, वो ऐसे गाने मत सुना करो, मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई। तो ये बेकार चीजें हैं सारी, मान भी आई एम वेरी मच फाइन। ये सब गाने बेकार है, सुनने ही है ना कभी सुबह सुबह सुबह। मैं ये कह रहा हूँ, एक आदत बता रहा हूँ एज अ बड़ा भाई, आपको एक आदत बता रहा हूँ कि सुबह उठ के कोशिश किया करो 5 मिनट या 10 मिनट अपने लिए कोई एक पॉजिटिव गाना, भगवान का गाना मतलब भजन, एक सुन लिया करो, थोड़ा सा 5 मिनट। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी ना, मतलब लिटरली पूरा दिन आपका बहुत मन करेगा काम करने का और बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। हाँ बेटा, मेरा मूड हमेशा ही अच्छा होता है, मजा आता है मुझे तो। मैं तो तुमसे बात करता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, तो मेरा दिल वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। आप सबके चेहरे देख के, हंसी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एटलीस्ट मुझे इस चीज से बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको हंसा पाऊं, एंटरटेन भी करूं साथ साथ, और पढ़ाऊं भी बहुत अच्छा। दोनों चीजें, आपकी सारी प्रॉब्लम सुन पाऊं, उनको सॉल्व कर पाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा बहुत सारे हैं, और भी मैं तुम्हारे लिए रोज रोज लेकर के आऊंगा, रोज रोज लेकर के आऊंगा। थैंक यू लक्षिता। कुलदीप कह रहा है सर आप भगवान में मानते हो। बेटा भगवान की बात नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मिलती है इन सब चीजों से, कहीं ना कहीं हमारे एक आसपास पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज दोनों होती हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आती है, लेकिन भगवान के बातें करने से या पॉजिटिव बातें करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो होनी बहुत जरूरी है, जो होनी बहुत जरूरी है। हाँ बेटा रुपेश को पता है, मेरे को टेंशन, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तो वैसे ही बस मैं आपसे बोल गया, लेकिन मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मुझे उनके रिव्यूज का फर्क पड़ता है, मुझे और किसी से 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, अपने को मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से जीना है और अच्छा ही बांटनी है, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं जी आज की क्लास। आओ जी।
आ जाओ जी, आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, सुनो जरा। आओ जरा सुनो, अब कहानी सुनना। थैंक यू डिम्पल। आ जाओ जरा, फटाफट से आओ। सिलेबस पे आ जाओ। सिलेबस में हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। 99% ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। 1% टॉपिक इसमें रहता है जो हम लोग आज पहले लिखेंगे, और वो जो मैं कहता हूं ना कि 1% टॉपिक बचा, और जो मैं सबसे लास्ट में आपको करा रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास खैर इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पर क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, हमें सब कुछ करके जाना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बिल्कुल कम है। तो आज हम लोग पहले, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स, हम लोग पहले उसको फटाफट से लिखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद उसको 10 मिनट लगा के समझेंगे, और उसके बाद हम ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली एक बार रिवाइज करेंगे जी आज। और फिर हम लोग इसके एमसीक्यू आप होमवर्क में करोगे सारे। एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि 2 4 5 एमसीक्यू में ऐसा हो सकता है कि प्रिंटिंग या टाइपिंग एरर हो। ह्यूमंस करते हैं वो भी, तो एरर कहीं पर भी हो सकता है, प्रिंटिंग में भी और टाइपिंग में भी। सो डोंट वरी, उसको आप सिर्फ डाउट के रूप में आप उसको सर्कल मार्क कर लेना। जब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सारे के सारे क्लास के अंदर, तो मैं उसको ठीक भी करा दूंगा और उसका आंसर भी आपको समझा दूंगा, अगर बाई चांस कहीं मिस प्रिंटिंग है तो। ठीक है जी। तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैं इस चैप्टर के जो एक दो टॉपिक हमारे रह गए हैं पहले वो लिखवाऊंगा, उसको समझाऊंगा, फिर पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे जी। आ जाओ जरा फटाफट से आओ, कॉपी निकालो और तलवारें निकालो अपनी अपनी, बढ़िया बढ़िया तलवारें निकाल लो और नोट करना शुरू करते हैं जी। आ जाओ जी, सुनो जरा कहानी सुनो। सबसे पहले आप हेडिंग डालो, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसके नीचे आप बनाओगे जी 7 यानी 7 एरोज। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 एरोज आप इसके नीचे बनाओ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस, इज अ साइंस, पहला पॉइंट ये लिखो। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, incorporates elements of macro analysis, use theory of market and private enterprise. Next, pragmatic in approach
नेक्स्ट, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, interdisciplinary in approach। लास्ट एरो को मैं नीचे ले जाता हूं। नॉर्मेटिव या नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर। अब ना एक काम करना, जब हम इसको समझेंगे ना, जब हम इसको समझेंगे तो इसके नीचे मैं आपको हिंदी में, इसके नीचे आपको हिंदी में, जैसे आपने फ्रेश पेज लिया होगा तो फ्रेश पेज लेने पर आपका इतना टॉपिक में तो ये डायग्राम आ गया होगा, उसके नीचे लगभग उतना ही स्पेस आप छोड़ देना, मतलब पेज के आधे पे आ जाओ, सीधा पेज के हाफ पे आ जाओ। फिफ्थ पॉइंट है बेटा प्रैग्मैटिक इन नेचर, PRAGAMATIC इन अप्रोच। उसके बाद हाफ पे आ जाओ। अब मैं बिल्कुल पेज के हाफ पे आ गया, पेज के बिल्कुल हाफ पे आ गया मैं, और मैं यहां पे लिख रहा हूं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेटा अभी दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी, जब हम समझेंगे ना तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब आगे आ जाओ, इसमें आपको 8 एरोज बनाने हैं, और एक काम करते हैं, एक छोटा बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं, जिससे कि ऊपर नीचे हो जाएगा तो लिखने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट ये है वैसे, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। मैं दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी, अभी जब समझाऊंगा ना तो हम लोग दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। लिखो, पहले में लिखो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। Next is resource allocation, next is theory of capital and investment decision, next the profit analysis,
नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। चलो जी, समझना शुरू करेंगे अब इसको हम लोग। आओ जी, अब कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के जब हम नेचर की बात करते हैं तो ये टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है, सवाल ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है मतलब क्या था। अब सर पहले एक बार हमें रिमाइंड करा दो बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। मैं आपको पहले रिमाइंड कराता हूं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब था। हमने किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस और एक इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स की जो भी टेक्निक्स होती हैं वो अपने बिजनेस में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस, हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं उसको अपने बिजनेस में जब हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसको हम बोलते हैं जी बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल कहानी है कि जब आप अपने बिजनेस की थ्योरीज में इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को मिक्स कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। या फिर आप कह सकते हो कि हम इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं उसको अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में जब काम में लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल इतनी सी बात थी, ठीक है। तो अब हम यहां बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स के फंडे को जब आप बिजनेस में लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिंपल कहानी है, जब आप इकोनॉमिक्स के फंडों को अपने बिजनेस में लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसा ही तो होगा जैसी इकोनॉमिक्स होगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई अलग चीज थोड़ी है। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जब आप इकोनॉमिक्स की सारी चीजों को अपने बिजनेस में लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होगा, हमारा मंत्री कैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसा होगा। मतलब कहने का पॉइंट क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी होगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी होगी सर, जैसी इकोनॉमिक्स होगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स की तो सारी थ्योरी उठा के हम कहां लगा रहे हैं, अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी होगी, जैसी हमारी इकोनॉमिक्स होगी। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें ये बेसिकली इकोनॉमिक्स को बता रही है कि इकोनॉमिक्स कैसा होता है, और जब उसकी थ्योरी बिजनेस में लगती है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है। पॉइंट ये एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आओ जी, पहला पॉइंट कहता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ये एक साइंस है। साइंस क्यों है, क्योंकि इट फॉलोज साइंटिफिक मेथड्स टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझना। अब पहले समझो, जब हम ये कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, जब हम ये कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, तो साइंस क्या होता है पहले तो वो समझो। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लेके आता है सामने। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि क्या करेंगे तो उससे क्या होगा, सिस्टमैटिकली वो हमें बताता है। कौन, साइंस। साइंस क्या होती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपको क्या बताती है, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कॉज जो हमने किया और उसका इफेक्ट कैसा आएगा, साइंस आपको ये बताता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम ऐसे टूल्स फॉलो करते हैं जैसे कि मैथ्स, चैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थ्योरी,
टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर द गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम मैथ्स का यूज करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स का यूज करते हैं और इकोनॉमिक थ्योरी का यूज करते हैं, ताकि हम एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बना पाए अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के गोल्स को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि यहां पे हमने एक सिस्टम फॉलो किया और उस सिस्टम को साइंटिफिकली फॉलो किया, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। 99% ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 1% तो है ना। अगर 1% वाली भी चीजें एग्जाम में आ गई तो हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है, बिजनेस मैनेजर is usually concerned about the achievement of predetermined objectives of his organization to ensure long term survival and profitable functioning। एक जो बिजनेस मैनेजर होता है उसका मेन काम क्या होता है कि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें और मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, जो मिशन है, उसको हम पूरा करें, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म में हम सर्वाइव करते रहें और प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग हो। तो सिंस business economics is concerned more with the decision making problems of individual establishment, तो हर व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए जो फायदेमंद चीजें हैं वो उसके लिए एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। तो बेसिकली इट इज कंसर्न विद, जो मेन पॉइंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेस्ड है किन चीजों पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहता है। जनरल बातें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, बहुत जनरल सा टॉपिक है ये और कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो होता है, एक जो बिजनेस है वो एकांत में या अकेले तो काम कर नहीं रहा, उसके इर्द गिर्द 10 फैक्टर्स हैं जिसको उससे डील करना पड़ता है। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर बिजनेस के बाहर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जिससे बिजनेस पे फर्क पड़ता है, सच एज प्राइस लेवल, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री पॉलिसीज हैं, इन सबसे भी बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये सारे फैक्टर्स कहलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने ये बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस भी करना जरूरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बस इतनी सी बात है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली माइक्रो की बात करता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनालिसिस भी करना जरूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। एक बिजनेस, मतलब बेसिकली पॉइंट क्या, अगर आप देख पाओ, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स को जब हम बिजनेस में लगाते हैं तो उससे बिजनेस इकोनॉमिक्स सामने आ जाता है कि बिजनेस में इकोनॉमिक की थ्योरी को लगाना, डिसीजन मेकिंग करना एज पर द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। और वो कैसा होगा, जैसा इकोनॉमिक्स होगा। तो यहां पे जो बातें चल रही हैं, ये बेसिकली बातें क्या चल रही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होगा। तो ये प्राइवेट लोग जैसे काम करते हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब डिसीजन मेकिंग में हमें वैसे काम करना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है प्रैग्मैटिक इन अप्रोच। प्रैग्मैटिक इन अप्रोच का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल। जितनी भी हम इकोनॉमिक्स में बातें करते हैं सारी थ्योरेटिकल बातें करते हैं। प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग ढंग से डिसीजन लेता है। तो ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होती हैं जो हम बात करते हैं। मैं आपको हमेशा से ही कहता हूं कि हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा कुछ नहीं होता है। ये सब बातें हम पढ़ते हैं एक बहुत थ्योरेटिकल और अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो बहुत अच्छा होगा सरकार, लेकिन होता ही नहीं ना, काम ही वैसा नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके ऑपोजिट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मैटिक इन अप्रोच, मतलब कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टैकल करती है रियल वर्ल्ड में जैसे जैसे उसको करना पड़ता है। प्रैग्मैटिक का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली जो बिजनेस के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं
वो हर सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग तरीके से उसको डील करता है। इस चीज का मतलब है प्रैग्मैटिक। कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा होता है? प्रैग्मैटिक होता है। प्रैग्मैटिक मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अलग ढंग से डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो बुक्स में या बुकिश लैंग्वेज में कहीं एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। एक बुक्स में जो भी कंटेंट लिखा होता है, कंटेंट किसी भी बुक में, वो एक गिवन एजम्पशन या गिवन सिचुएशंस के हिसाब से लिखा होता है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा, और लिखी तो वो भी एक इंसान ने, तो उसके दिमाग में जो सिचुएशन आती है वो उसके हिसाब से एक बुक बना देता है। लेकिन असलियत रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में और भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो शायद बुक्स में एक्सप्लेन ना हो। तो हम यही कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पूरे का पूरा एब्स्ट्रैक्ट और प्योरली थ्योरेटिकल है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि बिजनेस के सामने बहुत अलग सी सिचुएशंस आए जिसमें हमें एक अलग सा डिसीजन लेना पड़ जाए। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज प्रैग्मैटिक इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो आप डिसीजन लेते हो वो अलग अलग डिसिप्लिन्स को भी इन्वॉल्व करके लेते हो। जैसे कि आपको अपनी जो काम करना है वो अकाउंटिंग पे भी करना है, बिजनेस के अंदर मार्केटिंग पे भी करना है, फाइनेंस में भी करना है, स्टैट्स पे भी करना है, मैथ्स पे भी करना है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स में, यानी बिजनेस में जब आप डिसीजन लेते हो तो आप मैथ्स को भी यूज करते हो, आप अकाउंट्स को भी यूज करते हो, आप मार्केटिंग को भी यूज करते हो। तो अलग अलग डिसिप्लिन्स को आप अपने बिजनेस में यूज करके कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये कहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये कहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये कहता है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज करके बिजनेस में डिसीजन लेते हैं, ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। बिजनेस में आप जो डिसीजन मेकिंग लेते हो वो मैथ्स को भी यूज करता है, अकाउंट्स को भी यूज करता है, स्टैट्स को भी यूज करता है, मार्केटिंग को भी यूज करता है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब वो अदर डिसिप्लिन्स के टूल्स को भी यूज करके आप डिसीजन मेकिंग करते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब हमें पता है, नॉर्मेटिव होता है जो फ्यूचर की बातें करता है। तो बिजनेस में जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट या फ्यूचर एम्स या फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लेते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, क्योंकि ये फ्यूचर की बातें करती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया जी बुक से एक बार, और मैंने अब आपको इसके लिए जगह छुड़वाई थी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए एक बार में और मुझे वापस से बुक ना पढ़नी पड़े, उसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको यहां पर लिखवाने वाला हूं। इन सब का मतलब क्या है, आओ जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इसका क्या मतलब है? लिखो, यहां पे लिखो बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिस्टमाइज्ड तरीके से साइंस की तरह डिसीजन देती है। ये कौन बेटा? लाल लाल लाल, अभी ये टमाटर की तरह लाल कौन हो गया? एक लाल किसी ने वो इमोजी बनाया है, कौन लाल हो गया बेटा टमाटर की तरह? जरा बता दो। आज तो मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है। आओ जी नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लार्जली इंडिविजुअल बिजनेस पे ध्यान देता है। लार्जली इंडिविजुअल अपने बिजनेस पे ध्यान देता है, इसलिए माइक्रो है। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस का क्या मतलब है कि बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैक्रो भी होगा। दिख रहा है ना बेटा सही से?
मैं आपको फुल स्क्रीन ही दिखा देता हूं। बिजनेस हमेशा प्राइवेट प्लेयर की तरह काम करता है। प्रैग्मैटिक इन अप्रोच का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट। प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है फ्रॉम theoretical approach। नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी इन अप्रोच का मतलब है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और भी प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करता है। एग्जाम्पल, मैथ्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, एक्सेट्रा। सेकंड है बेटा, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्जली इंडिविजुअल सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देता है, इसीलिए माइक्रो है। और लास्ट, नॉर्मेटिव इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करता है। जब इंटर में आओगे ना, तो इंटर में भी मैं आपको इसी तरीके से नोट्स बनवा के, मतलब यही पैटर्न है हमारा कि हम लोग पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चंस कुछ नहीं होते। क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट को पूछने का तरीका है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं आता अच्छे से, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, क्वेश्चन कितने भी आ जाए मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेप्ट सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मेरे को डर नहीं है। पॉइंट ये रहता है, मेरे को तो ये पॉइंट रहता है कि कॉन्सेप्ट को, अगर बुक को अच्छे से बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट आपने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मन में डर नहीं होता। लेकिन अगर आप लिमिटेड क्वेश्चंस को रट करके जाओगे, तो आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा कि भाई अगर हल्का सा भी पेपर घूम गया, क्वेश्चन घूम गया, बाहर से आ गया, तो हमें दिक्कत होगी। और बाहर अंदर कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं पेपर बाहर से आ गया, बाहर का क्या मतलब है? घर के खिड़की से बाहर से आ गया क्या? बाहर बाहर कुछ नहीं होता। आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, तो वो आपके लिए बाहर हो जाता है, अंदर हो जाता है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बच्चा कह रहा है बेटा लास्ट दो के एग्जाम्पल सुनो जी। अब कहानी सुनना। जैसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इन अप्रोच, और मैं ये कहता हूं कि बिजनेस में जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको मैथ्स का भी यूज करना पड़ता है। मैथ्स का तो प्लस माइनस करते हो कि नहीं करते? अपनी बैलेंस शीट को टोटल करने के लिए प्लस माइनस करते ही होगे आप। तो मैथ्स का यूज भी करना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, जो बिजनेस में बन रही है उसको देख के आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बिजनेस में बनाते हो, तो इसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हो बिजनेस के अंदर? अकाउंट्स को भी यूज कर रहे हो। उसके अंदर आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी लिखा है, इसका मतलब आपने मार्केटिंग जो एक अलग फील्ड है उसको भी बिजनेस में यूज किया। तो बिजनेस सिर्फ इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज नहीं करती, और भी डिसिप्लिन को यूज करती है डिसीजन मेकिंग करते टाइम। इतनी सी बात है। और नॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब है, नॉर्मेटिव इन नेचर का क्या मतलब है? नॉर्मेटिव का मतलब है कि हम फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ही बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसीलिए नॉर्मेटिव है।
बेटा जरा 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट दो, बस 2 मिनट दो मेरे को, मैं आता हूं, 2 मिनट सिर्फ, मैक्सिमम 2 मिनट। जब तक आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो, एक बार वापस से पढ़ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। बस जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी बच्चों, आ गया मैं वापस, आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया, वापस आ गया जी। सुनो जी, अब कहानी सुनो, मैं वापस से एक बार आपको समझा देता हूं। सिंपल था। बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? क्योंकि जैसे साइंस में हम लोग सिस्टम्स बनाते हैं, वैसे बिजनेस में भी हम सिस्टम बना के हर चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर इंडिविजुअल जब बिजनेस में कोई डिसीजन लेता है तो वो अपनी फर्म के लिए डिसीजन लेता है, माइक्रो लेवल पे बात होती है, इसलिए हम माइक्रो लेवल की ही बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें डील करना पड़ता है अपने बिजनेस में। इसलिए हमने बोला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इसको भी डील करता है। किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी डील करता है। यूज ऑफ थ्योरी एंड मार्केट, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं जी? यूज ऑफ थ्योरी एंड मार्केट, थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। क्योंकि जब मैं बिजनेस में, अब मैं आप एग्जांपल लेता हूं, मैं बिजनेस में इकोनॉमिक्स की चीजों को लेकर के आता हूं, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैं अपनी चीजें प्लान करता हूं, मतलब मैं सारे इकोनॉमिक्स के टूल्स को अपने बिजनेस में यूज करता हूं। लेकिन इन दी एंड
इन दी एंड, देखो मैंने क्या लिखा, यूज थ्योरी, कौन सी थ्योरी, ऑफ मार्केट, मार्केट की जो थ्योरी है, मार्केट की क्या थ्योरी है कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से हम लोग बातें करते हैं, और प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे काम करता है मैं भी वैसे ही काम करता हूं, और मैं भी डिसीजन वैसे ही लेता हूं। तो बिजनेस में जब मैं डिसीजन लेता हूं तो मैं थ्योरी किसकी यूज करता हूं, पूरी मार्केट की थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट थ्योरी पढ़ते हैं वैसे ही मैं भी उसको यूज करता हूं, और प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह मैं काम करता हूं, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिक समझ में आ गया, इंटरडिसिप्लिनरी और नॉर्मेटिव हमें समझ में आ चुका है। अब आ जाओ जी, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आओ जी, स्कोप का मतलब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, दायरा या बाउंड्री जिसे आप कहते हो, बाउंड्री कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर होता है। स्कोप का मतलब होता है जी दायरा, दायरा मतलब बाउंड्री, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब जब बिजनेस में हम इकोनॉमिक्स की चीजों को लगाते हैं तो किस हद तक लगाते हैं, और कौन कौन सी चीजें इकोनॉमिक्स के बिजनेस में लगाते हैं, उसका कोई तो दायरा होगा ना। इकोनॉमिक्स तो एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, तो कितना इकोनॉमिक्स हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, या बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या दायरा है, इसका मतलब कि जो मैं बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करता हूं वो किस हद तक करता हूं, क्या क्या चीजों को यूज करता हूं, क्या क्या मैं नहीं करता हूं। तो आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डिमांड को एनालाइज करता हूं और फोरकास्ट करता हूं। इसका मतलब भी मैं आपको चाहूंगा कि हम एक बार बुक से आपको मैं समझा दूं ताकि आपका इसमें कोई डाउट ना रह जाए। आओ जी, तो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग का क्या मतलब है, डिमांड को एनालाइज करने का मतलब है बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट, कि मैं एनालाइज कर रहा हूं कि लोगों को मार्केट में चाहिए क्या। एनालिसिस का मतलब होता है कि मैं उनको क्या कर रहा हूं जी, उनके बिहेवियर को पढ़ रहा हूं कि मेरे कंज्यूमर को चाहिए क्या। और डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, की फ्यूचर में इस चीज की कितनी डिमांड हो सकती है उसको मैं प्रिडिक्ट करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैं डिमांड को एनालाइज भी करता हूं और उसको फोरकास्ट भी करता हूं, और ये तो बहुत जरूरी है। अगर मुझे ये ही नहीं पता कि मेरे को क्या बनाना चाहिए या मेरे कस्टमर को चाहिए क्या, मैं अगर एनालिसिस ही नहीं कर रहा, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं अपने बिजनेस के एग्जांपल की बात करूं तो अराउंड अप्रैल में जून एंड जुलाई, अराउंड अप्रैल में जून एंड जुलाई जो फाउंडेशन के कंज्यूमर्स होते हैं या कस्टमर होते हैं जिनको फाउंडेशन की कोचिंग चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं, बिकॉज 12th अभी अभी खत्म हुआ होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिमांड एनालिसिस। मैंने उनके बिहेवियर को पढ़ा कि कब ज्यादा फ्लो आता है, एनालाइज किया डिमांड को कि कब फाउंडेशन की कोचिंग की मार्केट में डिमांड होती है एट द टाइम ऑफ अप्रैल में जून जुलाई, जब मार्च के बोर्ड के पेपर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने फोरकास्ट किया अपने बिजनेस में कि भाई इस साल कितने फाउंडेशन के बच्चे आएंगे, उसको एक एग्जाम मतलब प्रेडिक्ट किया ड्यू टू लॉकडाउन ऑनलाइन में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कितने बुक सेट बनवाने चाहिए कितने नहीं बनवाने चाहिए, ये सब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि अपने फ्यूचर में जो डिमांड हो सकती है उसको पहले तो फोरकास्ट कर लो, और एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि पढ़ो, मार्केट के ट्रेंड को पढ़ो, एनालाइज करो कि आपके कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न बिहेवियर कैसा है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं ये सब करता हूं। हम टॉपिक क्या चल रहा है, पहले आपके बैक ऑफ द माइंड टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं क्या क्या कवर करता हूं या उसका दायरा क्या है, या बिजनेस के डिसीजन में किन किन चीजों के ऊपर लेता हूं, या बिजनेस इकोनॉमिक्स का जब मैं डिसीजन ले रहा होता हूं तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसका दायरा क्या क्या है। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। अब मैं ये भी करता हूं, जब मैं अपने बिजनेस को देख रहा होता हूं या डिसीजन मेकिंग करता हूं तो मैं प्रोडक्शन की एनालिसिस भी करता हूं कि कितने इनपुट डालूंगा तो कितनी आउटपुट आएगी। मतलब कि भैया फॉर एग्जांपल मेरे को कितने घंटे पढ़ाना है, मेरे लिए इनपुट क्या है, मेरा टाइम, मैं अपने बिजनेस को क्या देता हूं, अपना टाइम देता हूं, उससे क्या मुझे रेवेन्यू आएगा या क्या मुझे फायदा होगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एनालिसिस। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं सर्विस सेक्टर की। प्रोड्यूसर क्या करता होगा, कितनी इनपुट डालूं तो उससे कितना आउटपुट आएगा, कितनी बनानी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एनालिसिस। और प्रोडक्शन को एनालाइज करने से क्या होता है, एक फर्म को डिसीजन करने में मजा आ जाता है कि हमें कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए, कितनी इनपुट डालनी चाहिए, कितना आउटपुट आएगा, एफिशिएंट तरीके से कैसे काम करना है, ये सारी चीजें प्रोडक्शन एनालिसिस से हमें समझ में आ जाती हैं। ठीक है जी।
उसके बाद कॉस्ट एनालिसिस हमें क्यों करती है? कॉस्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि भैया कॉस्ट कितनी लग रही है आउटपुट में, कितना टाइम लग रहा है, कितना साइज है। मतलब कॉस्ट के एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि कितना मेरा खर्चा आएगा। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपने एग्जांपल लूंगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे लिए मेरी प्रोडक्शन के एनालिसिस का क्या मतलब है, कितनी इनपुट डाल रहा हूं, कितना टाइम डाल रहा हूं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे क्या बिजनेस आएगा। दिस इज माय प्रोडक्शन एनालिसिस। और कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप तक क्लास पहुंचाने की मेरी क्या कॉस्ट लगने वाली है, मुझे उसके लिए कितना सेटअप बनाना चाहिए, जिससे कि क्या मैं रेवेन्यू से अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये सब क्या है? ये सब चीजें हैं जो मैं बिजनेस के अंदर सोचता हूं। क्यों सोचता हूं? क्योंकि मुझे डिसीजन लेने होते हैं। तो बिजनेस के अंदर डिसीजन लेते टाइम आप क्या क्या कवर करते हो? मैं ये भाई कवर करता हूं, डिमांड को एनालाइज करता हूं, फोरकास्ट करता हूं, अपनी प्रोडक्शन की एनालिसिस करता हूं, कॉस्ट की एनालिसिस करता हूं, अपने इन्वेंट्री की मैनेजमेंट। सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे लिए इन्वेंट्री की मैनेजमेंट। आज की डेट में ड्यू टू लॉकडाउन इंडिया भर में कंटेनमेंट जोन्स बहुत सारे हो चुके हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय आ रही है वो ये आ रही है कि कोरियर होने में बहुत समस्या हो रही है। तो लेकिन अब मैं इन्वेंट्री को सही से मैनेज कैसे कर रहा हूं? प्रिंटिंग सर्विसेज, बहुत लोगों ने तो बिजनेस ही बेचारों के ठप हो गए हैं, प्रिंटिंग भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। तो हमारी नॉर्मली आप बुक्स देख पा रहे हो, ये कलर्ड बुक्स हम लोग बनवाते हैं, पर इस पीरियड में हम लोग कलर्ड नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ ही बंद पड़ा है, सब कुछ ही बंद पड़ा है। तो पॉइंट क्या है? अब मेरे लिए इन्वेंट्री क्या है, मेरा स्टॉक क्या है? मेरी बुक्स। क्लासेस तो है ही है, पर मेरे लिए मेरा मेन स्टॉक है बुक्स, जो मुझे बच्चों तक पहुंचाना है। तो उसको मुझे मैनेज कर रहा है। मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने 500 बुक सेट्स प्रिंट करा लिए एक साथ ही, कि मुझे पता है भाई सामने वाले से मैं रोज रोज जा नहीं सकता, बाहर जाना रिस्की है, ये सब वो सब वो सब बहुत सारी चीजें थी। मैंने 500 बुक सेट एक साथ प्रिंट करा लिए। अब उससे होगा क्या? सर आपका इतना पैसा ब्लॉक भी तो हो गया। बिल्कुल हो गया, लेकिन मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जान है तो जहान है। इस समय तो ये हालत है कि भैया आप घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहोगे। और मैं उसको मैनेज कैसे करता हूं? मैंने सबकी पैकिंग करा दी, हर 20-20 सेट की मैं पैकिंग करवाता हूं। जैसे 20 सेट खत्म होते हैं मैं अगले 20 की पैकिंग कराता हूं। व्हाट आई एम डूइंग इन माय बिजनेस, मैं कर क्या रहा हूं? मैं इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा हूं। क्यों मैनेज कर रहा हूं? ताकि ना तो मेरा ज्यादा पैसा उसमें लग जाए और ना ही मेरे पास कभी किसी चीज की शॉर्टेज हो। जैसे ही मैं 20-20 करके पैक कर रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे ही लास्ट 20 आएंगे, जो लड़का पैक करता है वो बता देगा सर 20 खत्म हो गए, मैं अगला ऑर्डर फिर से प्लेस कर दूंगा। एग्जैक्टली विनय, सही कह रहे हो। प्रोडक्शन एनालिसिस में ये भी बहुत जरूरी है कि मैं कितना माल बनाऊं, कितनी प्रोडक्शन करूं। वो डिमांड की फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है कि हमें लग रहा है कि इतना आएगा, उससे प्लस माइनस हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता जी, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, प्राइसिंग पॉलिसी। आप समझ रहे हो इस टॉपिक का मेन बेस समझ रहे हो? ये टॉपिक का नाम था स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस में इकोनॉमिक्स के टूल्स को लगाकर जो आप डिसीजन मेकिंग करते हो, उन डिसीजंस को लेते टाइम आप क्या क्या सोचते हो, क्या क्या कवर करते हो, दैट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कि आप क्या क्या कवर करते हो डिसीजन लेते टाइम। तो मैं डिमांड को एनालाइज करता हूं डिसीजन लेते टाइम, उसको फोरकास्ट करता हूं, प्रोडक्शन और कॉस्ट की एनालिसिस करता हूं, इन्वेंट्री को सही से मैनेज करता हूं, मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूं और प्राइसिंग पॉलिसी देखता हूं। इस पे तो मैं बहुत ज्यादा देखता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? आज की डेट में मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि फेस टू फेस क्लासेस का तो जमाना ही चला गया और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन भी यही है। खैर ये ड्यू टू सम बीमारी आ गया हमारे यहाँ पे, अदरवाइज आप देख लेना आज से आने वाले 5 या मैक्सिमम 10 सालों में सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा। फेस टू फेस क्लासेस मतलब कोई रहने वाला है नहीं। फेस टू फेस क्लासेस धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और कंट्रीज तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जहां तक मेरा मानना है होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद चीज है। अगर आप देखो आपको कितना फायदा मिल रहा है इस समय, आपके लाइफ का जो प्रेशियस टाइम है वो आपको ट्रैवलिंग में वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, पहला पॉइंट। टाइम के साथ साथ आने जाने में कन्वेयंस भी लगता है, आपका पैसे भी लगते हैं, वो नहीं लग रहे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप घर पे बैठ के आराम से अपने कंफर्ट जोन के साथ इसको देख रहे हो, रोज तैयार होके किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठने का दिक्कत नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप इसको देख रहे हो। जब मन करे आप रिकॉर्डेड लेक्चर को जब मन करे तब दोबारा देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। लाइव क्लास में पहले ऐसा कहाँ होता था, जो पहले क्लासेस होती थी जब ऑनलाइन हमारे देश में नहीं था, तो आपकी एक क्लास मिस हो गई तो मिस हो गई, खत्म कहानी। आपके कंफर्ट जोन पे आप देख सकते हो। दूसरी बात,
एज अ एजुकेटर मेरे लिए क्या बेनिफिट्स हैं? मैं लार्ज ऑडियंस को केटर कर पा रहा हूं, लार्ज ऑडियंस को मैं दे पा रहा हूं अपनी क्लासेस। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन ने दिए। तो आज के जमाने का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, फेस टू फेस से ऑनलाइन क्लासेस पे आ रहे हैं। और ये तो मैंने देख ही लिया। तो मुझे बिजनेस में मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई एक सेटअप ना अब जल्दी से जल्दी सेटअप अपने घर पे क्रिएट कर लेना चाहिए, मुझे एक स्टूडियो अपने घर पे क्रिएट कर लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड स्पेशली ड्यू टू दिस पॉइंट। ये जो हमारे यहाँ पे आया, बीमारी आई, इसकी वजह से तो ये हो ही गया कि ऑनलाइन एजुकेशन एक आपके ऊपर कंपल्शन बन गई। आप इसे वॉलंटरली नहीं ले रहे हो, आपके ऊपर एक कंपल्शन बन गई। जिससे कि इस साल होगा क्या, अगर आप सोचो एज अ बिजनेस माइंड सोचो, इससे होगा क्या? आम जनता को, लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की आदत पड़ जाएगी, जिसको वो लेने से डरते थे, जिसको वो लेने से डरते थे। और बच्चों को जब ये कंपलसरी दे दिया गया तो माँ बाप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रही, आपके पास ऑप्शन आ गई कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन ही लेनी है। और आपको ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें फायदे हैं, नुकसान कहीं पर भी नहीं है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा तो ऐसे तो आप क्लास भी लेट आ सकते हैं, बस मेट्रो लेट हो गई, वो छोटी छोटी चीजें हैं, अदरवाइज इसके फायदे ही फायदे हैं। और आपको इस बात की क्या पड़ जाएगी? आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। एक साल अभी पूरा कुछ नहीं होने वाला, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आपको इसके बेनिफिट्स दिखेंगे, पहले लोग डरते थे यार पैसे दे दें, ऑनलाइन नहीं समझ में आया क्या होगा क्या नहीं होगा, अब आप इससे डरोगे नहीं और आप ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लोगे। और अगले साल भी आप चाहोगे कि सर हम एक बार में क्लियर करें फाउंडेशन, और इंटर की कोचिंग भी ऐसे हमें घर बैठ के मिल जाए, दैट टू लाइव, जिसमें हम अपने डाउट पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, टीचर हमारे साथ है, सब कुछ तो है। और सबसे बड़ी बात, प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी अगर आप कंपेयर करोगे ऑल ओवर इंडिया, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी अगर आप देखोगे, सबसे लो हमने रीजनेबल फीस क्यों रखी है? इट्स नॉट दैट मैं भी चाहता, मतलब ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो 40,000 तक फीस ले रहे हैं फाउंडेशन की, लेकिन ये मैंने बहुत रिसर्च किया मार्केट में इस बैच को निकालने से पहले। आपको हमारे से कम जो फीचर्स हम दे रहे हैं, अनलिमिटेड व्यूज जो आपको रिकॉर्डेड क्लास का मिलता है, लाइव लेक्चर्स, चारों टीचर्स, और जो भी आपको फैसिलिटी हम दे रहे हैं, इस फैसिलिटी के साथ आपको इस रीजनेबल फी पे ये क्लासेस मिल ही नहीं सकती। ढूंढ के देख लेना, तुमसे ज्यादा मैं रिसर्च कर चुका हूं, बिकॉज मुझे इस बिजनेस को, प्राइसिंग पॉलिसी को अच्छे से काम करना था। तो बिजनेस में डिसीजन लेते टाइम पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी किया कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर तो ऑनलाइन जाता जा रहा है, आपको अब ऑनलाइन के लिए कुछ करना पड़ेगा। खैर आज से नहीं, हम लोग पिछले 5 साल से ऑनलाइन दे रहे हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, लोगों के ऊपर कंपल्शन आ गई, उनको ऑनलाइन लेना ही पड़ गया। और दूसरा, प्राइसिंग पॉलिसी पे बहुत डिपेंड करता है कि प्राइस क्या रखूं, मेरी क्लासेस का प्राइस क्या होना चाहिए जिससे मैं मास ऑडियंस तक पहुंच पाऊं, जिनको मेरी क्वालिटी दिखे। और जब उनको मेरी क्वालिटी दिखेगी कि हम मार्केट से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे बिजनेस को इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो पॉइंट क्या है कि मुझे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना और प्राइसिंग पॉलिसी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरे लिए। नेक्स्ट आता है जी रिसोर्स एलोकेशन। अब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मतलब अभी फिलहाल जो हमने स्टूडियो बनाया, ये एक ही स्टूडियो हम लोगों ने बनाया है। अब मुझे उन रिसोर्सेज को सही से उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि मुझे एक बिजनेस मेरा ग्रो हो, या आप कह सकते हो कि बिजनेस के अंदर मुझे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। अब इसका सर एग्जांपल दो। अब मेरे पास एक ही स्टूडियो है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मैंने फाउंडेशन का टाइम सबसे प्राइम टाइम रखा। टाइम जैसे आप न्यूज देखते हो 11 to 1 क्यों रखा? सुबह का बहुत अच्छा टाइम है। नॉर्मली मैंने क्या सोचा, यार बच्चा आज की डेट में ना उठ नहीं रहा यार, बच्चे को आदत पड़ चुकी है रात में लेट सोने की, सुबह उठता है वो 8, 9, 10 बजे तक, आराम से 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करके वो क्लास के लिए बैठ सकता है। मैं अगर थोड़ा सा भी ऑकवर्ड टाइम रख देता, या 7 से 9 या शाम को 6 से 8 या दिन का गर्मी का टाइम, तो आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होते जिनको वो टाइम शायद अच्छा ना लगता, और जो कि ओवरऑल मेरे लिए दिक्कत होती। तो मैंने एक प्राइम टाइम रखा। और फाइनल का टाइम, यार फाइनल के बच्चे सुबह सुबह क्लास लेते हैं, फाइनल क्लास हम लोग सुबह लेते हैं। इंटर की क्लास सुबह, अगर आपको पता हो 9 to 11 हमारा इंटर का टाइम रहता है, 7 to 9 फाइनल का टाइम रहता है, और 11 के बाद हमारा फाउंडेशन का टाइम रहता है। तो हमने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया। तो ये कर क्या रहा हूं मैं अपने बिजनेस में डिसीजन ले रहा हूं, और उस डिसीजन लेते टाइम मैं इन सारे फैक्टर्स को देख रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट,
बेटा अभी भी प्राची हमारी फेस टू फेस क्लासेस अभी भी होती है, दिल्ली में होती हैं, पर अभी तो हो नहीं सकती, अभी तो प्रैक्टिकली सब कुछ बंद है। अदरवाइज हमारी क्लासेस फेस टू फेस ही होती है। और हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि हमारे यहाँ फेस टू फेस क्लासेस में बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं जिनको मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और वही क्लास साथ साथ रिकॉर्ड होती है, और वो लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट, लास्ट, अब सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, मैं बिजनेस में डिसीजन लेते टाइम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेता हूं। मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना है कि बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, कितना शुरू में पैसा लगाना चाहिए जिसकी रिकवरी पॉसिबल हो सके, कितना इन्वेस्ट करूं कि उसकी रिकवरी पॉसिबल हो सके, तो ये तो नॉर्मल डिसीजन है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एनालिसिस, मुझे अपने प्रॉफिट की भी एनालिसिस करनी है, मुझे अपने प्रॉफिट की भी एनालिसिस करनी है कि भाई कितना प्रॉफिट आएगा, कितना आना चाहिए, या कितना मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बिजनेस में मैं इस चीज की भी एनालिसिस करता हूं। और लास्ट पॉइंट आता है जी हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। ये तो बहुत जरूरी है। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जैसे कि आज की जो सिचुएशन है ये अनसर्टेन थी, किसी को भी नहीं पता था कि इतने भयंकर कुछ बीमारी आ जाएगी कोरोना, जिसकी वजह से बहुत इतना नुकसान होगा हमारी इंडियन इकोनॉमी को, किसी को पता ही नहीं था। तो मुझे इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, मुझे इसके लिए भी क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने। अब जैसे मुझे पता लगा यार मार्केट में है लॉकडाउन, मैंने स्टूडियो तो घर पे सेटअप कर लिया फटाफट से, लेकिन यार अभी अगर मार्केट में कल को केसेस और बढ़ गया, मैं इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन आपको बताता हूं, मार्केट में अगर केसेस और बढ़ गए और गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, जो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, उस केस में एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर तेरा ये बैटरी का डब्बा जो कि लास्ट बैटरी पड़ी है ये खत्म हो गई, तो बैटरी कहां से लाएगा, और अगर बैटरी नहीं मिली तो बेटा माइक में क्या डालेगा, और बिना बोले गूंगी समाचार तो चल नहीं रही कि मैं यहाँ पे इशारे करता रहूं और आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए, ये कोई गूंगी समाचार तो चल नहीं रही है। तो मैं क्या करूं, मैंने उसके लिए क्या किया, आज ही मैं आपको दिखाऊं, अगर एक सेकंड रुको आपको दिखाता हूं, आज ही मैंने ऑनलाइन क्या किया, फटाफट से अपने लिए क्या जुगाड़ कर लिया कि एक काम करते हैं कि भाई तू ना चार्जेबल बैटरी मंगा ले, चार्जेबल बैटरी मंगा ले, कहानी खत्म। और कहानी खत्म ये हो जाएगी कि भाई अगर तेरा कल को बैटरी का बॉक्स खत्म भी हो गया तो तेरे लिए तेरे पास एक नया पूरा चार्जेबल बैटरी का सेट है जिसको हम चार्ज करके अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छा प्रोविजन बना लिया। तो ये सब मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं रिस्क को, अनसर्टेनिटी को एनालाइज कर रहा था, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को मैंने एनालाइज किया, भाई देखा कि क्या अनसर्टेन सिचुएशन हो सकती है, और उसके बाद मैंने ये किया। मतलब एज अ बिजनेसमैन जब आप मेरे से मिलोगे तो मेरे अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट थे जो मैं दिमाग में लेके चल रहा था। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया। अब फॉर एग्जांपल सर कल को अगर ये रिचार्जेबल बैटरी काम ना करे तो क्या करोगे, तो मैंने कहा हवन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने उसका भी एक उपाय ढूंढा हुआ है कि अगर कल को, क्योंकि जब आप एक बिजनेस करते हो ना, रोज की नई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, एक रोज की नई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। जैसे कि सर अगर आपके यहाँ नेट नहीं आ रहा, नेटवर्क इशू हो गया तो क्या करोगे, तो मैंने अगेन क्या बोला, हवन करेंगे, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। तो सर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करोगे, तो मेरे दिमाग में हर समय रिस्क हर जगह है, अनसर्टेनिटी हर जगह है, 10 ऑप्शंस रहती हैं जो कि मैं अपने बिजनेस पे इंपैक्ट आने नहीं देता। मैं हमेशा अपने दिमाग में कम से कम 10 ऑप्शन लेके चलता हूं, अगर ये ऐसे हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे। और आप मानो इस चीज को ना मानो, मैं डेली सुबह 5 बजे उठ के कम से कम नहा धो के बैठता हूं, 1 घंटा अपने आप को देता हूं। 1 घंटा मैं मतलब यूजुअली 6 to 7 डेली मैं सुबह बैठता हूं, शांति से लैपटॉप खोलता हूं, एक कॉफी पीता हूं, और अपने आप को इस पूरे मतलब जब शांत माहौल होता है पूरी दुनिया के अंदर, अपने आप को 1 घंटा देता हूं। रोज मैं 1 घंटा अपने आप को एकांत में बैठता हूं, जब मेरे पास कुछ नहीं होता, फोन सारे साइड रख देता हूं, कॉफी पीता हूं, आराम से अपनी बातें सुनता हूं, भगवान के गाने सुनता हूं, मतलब भक्त भजन जिसे आप बोलते हो, 2-4 सुनता हूं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज क्लिक करते हैं दिमाग में। हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और जितने भी लाइफ में आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे
वो हमेशा उनका एक शेड्यूल हमेशा रहा। आप किसी को भी देख लो, विराट कोहली, टाटा, रतन टाटा, मतलब किसी को भी देख लो, नॉर्मली ऑल ऑफ देम वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो मेरे को ये आदत, मैंने वहां से रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा, और मैं प्रैक्टिकली जब इसको करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के बैठता हूं मैं, मतलब आई एम लाइक, मैं रात को जल्दी सोता हूं, लोग रात को बहुत लेट लेट सोते हैं, 12 से 2, 5, 3 बजे, पता नहीं कब कब। दैट इज योर शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। रात को कुछ नहीं करते फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, और कुछ नहीं है वो। तो 1 घंटा मैं अपने आप को देता हूं और सारे अपने बिजनेस के इर्द गिर्द जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है उसको सोचता हूं कि आज अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, इसमें दिक्कत लग रही है मुझे, कुछ हो सकती है। तभी आप बहुत शांत माहौल में जब बैठते हो, कंसंट्रेशन से किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो आप बहुत अच्छे डिसीजन उस चीज को लेकर के करते हो। कंसंट्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सुबह कोई नहीं होता मेरे आसपास, मैं बिल्कुल शांति से बैठा होता हूँ, सब सो रहे होते हैं आराम से, अपना 6 बजे बैठ जाता हूँ और बिल्कुल मजे से एकांत में अपने आप को सारी चीजों की एनालिसिस करता हूँ। बेटा अब ये नहीं पता, मैं बेटा मैक्सिमम रात को सो जाता हूँ 11 o'clock, लास्ट मेरा टाइम है 11, और कभी ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम 12 बजे तक, और 12 से 5 घंटे मुझे लगता है, या मैक्सिमम 11 से 5, 6 घंटे मुझे लगता है अपनी बॉडी के लिए सफिशिएंट है सोना। 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। और मुझे खैर नींद से ज्यादा प्यार है नहीं, सही बताऊं तो मेरे को नींद ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन का टाइम बर्बाद कर रहा हूं। और अगर आप कैलकुलेट करोगे 24 में से अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, 24 में से अगर आप 8 घंटे सो रहे हो, मतलब 1/3 लाइफ, 1/3 दिन का टाइम जो है वो सोने में बिता रहे हो आप। 24 में से 8 घंटे अगर सो रहे हो तो 1/3 टाइम आप दिन का सोने में बिता रहे हो। तो अगर एक व्यक्ति नॉर्मली 60 साल जीता है, 60 साल 60 ईयर्स अगर वो जीता है, मतलब जी रहा है, मतलब लिव कर रहा है, तो 1/3 यानी 20 साल तो उसने सोने में बिता दिए। 20 साल आप सो गए, 20 साल आपने 1/3 टाइम फालतू चीजों में बिता दिया, टीवी, क्योंकि अब आप 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे नॉर्मली काम करते हो, बाकी 8 घंटे टीवी, फेसबुक वगैरह में निकाल देते हो। तो 60 घंटे में से जिस व्यक्ति ने 20 घंटे सोने में निकाल दिए, 20 घंटे फेसबुक और इंस्टाग्राम में निकाल दिए, बाकी 20 साल ही तो बचे उसने अपने लिए काम किया। देन हाउ कैन यू कंपेयर अ सक्सेसफुल मैन विद एन अनसक्सेसफुल मैन? अगर मैं अपने 60 साल के जीवन में, मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो अपने 60 साल के जीवन में आई ट्राई कि मैं दिन के 5 घंटे सोऊं, यानी अप्रोक्सीमेटली 1/5 टाइम। तो मैं 60 में से 12 घंटे, 60 साल में से 12 साल सोया, आप 60 साल में से 20 साल सोए, 8 साल में आपसे कम सोया, जिसमें मैंने वो चीजें कर ली जो आप नहीं कर पाए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब आप सीखोगे जब आप अच्छी रिसर्च करोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, सुबह अपने आप को टाइम दोगे, दिमाग को वैसे ही डेवलप करोगे जैसा आप बनना चाहते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हो, आप जो चाहते हो उसके लिए उठते हो कि नहीं उठते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेजीनेस, बंदा सुबह उठने का मन ही नहीं करता। जिस दिन वो आपके अंदर से निकल गया ना, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये मेरी बात आज आप एवरी थिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सुशांत सिंह के पास चांद, पहला एक्टर है वो, चांद साला धरती पे लेने के वांदे पड़ रहे हैं, अपने धरती पे लेने के पैसे नहीं है, वो चांद पे प्लॉट लेके बैठा है अगला इंसान, बताओ। और उस इंसान के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद अगले ने सुसाइड कर लिया। तो माइंड का फ्रेमिंग देखो, जीरो पॉजिटिव एनर्जी। जिसके पास इतना सब होने के बाद भी अगर बंदा सुसाइड कर रहा है, दैट मींस उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी 0 हो चुकी है, जो हमें अंदर नहीं होने देनी है। और मैं ऐसे लोगों को महीने के 10,000 कमाते हैं, अंधाधुंध खुशी सबसे बड़ी चीज है, लाइफ सबसे बड़ी चीज है, आपको वैसे ही रहना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए मैं तो डेली भाई 10 मिनट, क्योंकि हमारे आसपास ना आज की डेट में इस कलयुग के जमाने में हमारे आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं, इतनी नेगेटिविटी है, पूरा दिन इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सुनने को मिलता है। और जो चीज आप सुनते हो वो आपके दिमाग में जाती है, वही चीज प्रोसेस होती है, और हम भी वैसे बनने लग जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के पास रहो, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेके आओ। जितने पॉजिटिव रहोगे ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। दिमाग की शांति बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। तो खैर मेरे साथ रहोगे, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, 2 मिनट रुको। अभी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, वैसे आज का टारगेट मेरा ये था कि मैं इस चैप्टर को रिवाइज करा दूं, बट डोंट वरी। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आपको करना क्या है,
ये हमने दोनों टॉपिक कर लिए हैं, दोनों टॉपिक को हमने समझ लिया है। इसको अभी के अभी एक बार आप रीड करोगे क्लास खत्म होने के बाद, मैथ्स की क्लास लेने के बाद। अब आपका हॉलीडे होमवर्क क्या है? हॉलीडे होमवर्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल मेरे से आप नहीं मिलोगे। अभी सैटरडे को हम लोग ना अकाउंट्स नहीं चला रहे हैं, इसलिए नहीं चला रहे ताकि आपकी लॉ की क्लास बड़ी हो सके, लंबी हो सके। लॉ का आप देखो, लॉ के अगर लेक्चर्स भी आप कंपेयर करोगे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ड्यू टू सम रीजन हम लोग लॉ की क्लासेस आपकी थोड़ा सा ज्यादा टाइम अभी लॉ को दे रहे हैं। उसके बाद लॉ पहले खत्म कराना चाह रहे हैं हम लोग कि पहले आपकी लॉ खत्म हो जाएगी तो लॉ के टाइम पे आपकी अकाउंट्स भी हो जाएगी। तो वो प्लानिंग हमारे दिमाग में, डोंट वरी, मेरे साथ रह रहे हो, एवरीथिंग इज प्लान्ड, कुछ भी यहाँ पे अनप्लान्ड नहीं होता है। एवरीथिंग इज डैम प्लान्ड कि आपका सिलेबस किस दिन तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, कैसे रिवीजन करनी है, कैसे टेस्ट लेने हैं, कैसे आप लोग के अच्छे नंबर दिलवाने हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड, डोंट वरी एट ऑल। सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, बड़ा भाई समझ के सब छोड़ दो मेरे ऊपर। हम लोग सैटरडे को अकाउंट्स की क्लास इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि लॉ का सिलेबस, मैं आपको बता रहा हूं, लॉ का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम उस टाइम पे फिर बाद में अकाउंट्स कर देंगे। बिकॉज अकाउंट्स के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा बाद में। अभी शुरू में क्योंकि अकाउंट्स इजी चल रही है, थ्योरेटिकल चैप्टर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सब आपके जो है वो हल्के हैं। लॉ इस समय भारी है तो लॉ को ज्यादा टाइम, अकाउंट्स को कम टाइम। बाद में अकाउंट्स के मेजर चैप्टर आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन और कंसाइनमेंट वगैरह वगैरह, तब अकाउंट्स भारी हो जाएगी। उस समय लॉ हल्की रहनी चाहिए क्योंकि आप लॉ अभी नया है आपके लिए, इसीलिए अकाउंट्स नया नया चल रहा है, थोड़ी थोड़ी मतलब नया इजी चैप्टर चल रहे हैं, तो इसलिए लॉ को हमने भारी किया हुआ और अकाउंट्स को भी हल्का किया है। तो मेरे से आप मिलोगे मंडे को, ठीक है जी, मेरे से आप मिलने वाले हो मंडे को। सैटरडे आपकी कल लॉ की बड़ी क्लास होगी। अभी फोकस रखो मेनली लॉ पे। अकाउंट्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल ईजी चीजें चल रही है अभी अकाउंट्स में। तो हमारी एवरीथिंग इज प्लान, खैर वो चीजें तुम छोड़ो। तो हॉलीडे होमवर्क आपका ये है कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे। रिवाइज करने के बाद इसके सारे एमसीक्यू आप इसके करोगे। सारे एमसीक्यू अब आप कर सकते हो, 100% एमसीक्यू कर सकते हो। बाई चांस कभी प्रिंटिंग एरर आ जाए उसको सर्कल मार्क कर लेना और टेंशन फ्री हो जाना। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मंडे को, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में वापस से रीड करता चला जाऊंगा, आप वहां पे ठीक करते चले जाना। अगर कहीं प्रिंटिंग एरर है तो उसको सर्कल मार्क करके अपने बड़े भाई के ऊपर छोड़ देना, टेंशन खत्म, ठीक है जी। तो अब आपका आज का हॉलीडे होमवर्क क्या है? गृह कार्य ये है कि आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद इसके सारे एमसीक्यू ट्राई करने हैं। उसके बाद मंडे को हम इस चैप्टर की फुल चैप्टर की रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू सारे के सारे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो मिलेंगे हम लोग मंडे को, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिस यू ऑल, लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो, सेफ रहो और बस पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेते रहो, नेगेटिव एनर्जी को दूर करते रहो और जस्ट मजे से जीवन को एंजॉय करो। एंजॉय करते करते वो सारी चीजें भी करो जो जरूरी हैं जीवन के लिए, लाइफ के लिए। तो एंजॉय करो, खुश रहा करो। एक स्माइलिंग फेस बहुत जरूरी है सबका। मेरे को दिल से एक खुशी रहती है कि जब आप स्माइल करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए और मजे से रहो, टेंशन मत पालो। जीवन में पालनी है ना तो खुशी पालो, लोगों को खुश करो, पॉजिटिविटी पालो और एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एक सक्सेसफुल इंसान बनने की ख्वाहिश अपने अंदर पालो, नेगेटिविटी मत पालो, ठीक है जी। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।